अरसोदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में, उससे पहले देख लें दुनिया भर के बाजारों से कैसे हैं संकेत। 17 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, कोशिश करता है हरे निशान के नजदीक पहुंचने की, फिर से थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिखती है, तो थोड़े नुकसान के साथ खुलेंगे, वो साफ भी है। और उसकी वजह एक और है कि एशियाई बाजार थोड़े से ऊपरी स्तरों से फिसले हैं, खासतौर से हांगकांग के बाजार जो थोड़े ऊपर थे अब नीचे हो गए हैं। शंघाई एकदम फ्लैट है, स्ट्रेट टाइम्स कमजोर है 1% के आसपास के नुकसान के साथ, और अब 0.5% के नुकसान है, 0.5% नीचे कोरिया और ताइवान के बाजार। ये है मिला जुला कारोबार। डाउ फ्यूचर्स 118 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो शुक्रवार देर रात जो अमेरिका में हेल्थ केयर बिल वापस ले लिया गया, देखते हैं उसका कितना असर पड़ता है आज रात अमेरिकी बाजारों में। तो फिलहाल ये है शुरुआत होने की तैयारी। और रुपए पर नजर रखिएगा, 65.40 ये है लेवल शुक्रवार का। 11 पैसे की मजबूती के साथ रुपया बंद हुआ है, और डॉलर इंडेक्स 99.30 ये अच्छा खासा कमजोर है, ये संकेत एक और आपके लिए। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखने वाला उस पर राय ली जाए। ये तमाम स्टील प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर क्या राय रखते हैं आप अविनाश, क्योंकि खबरें आ रही कि अब फिर से सरकार ने जांच शुरू की है कि क्या इन पर चाइना, इंडोनेशिया, ये तमाम 7 देश जो है अमेरिका, इनसे आने वाले स्टील प्रोडक्ट्स पर क्या किसी तरह की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। इसकी जांच शुरू हुई है, तो क्या कहीं कोई मौका है, या फिर एक बार आ जाने दें, जांच की रिपोर्ट क्या होती है, सरकार क्या मन बनाती है, लंबा रास्ता। नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली रियल डेटा आने के बाद ही मेरे ख्याल से एक पोजीशन ली जा सकती है। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील ही सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी आती है तो ओवरऑल डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी राहत की बात रहेगी। ऑलरेडी एमआईपी का जस्टिफिकेशन हो चुका है, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक विद इन द गिवन सिनेरियो आई थिंक टाटा स्टील वुड बी द बेस्ट चॉइस। जिंदल स्टेनलेस दरअसल इन्होंने अर्जी दी थी ये कॉमर्स विभाग को, और कॉमर्स विभाग जब लगाने ही वाला था एंटी डंपिंग ड्यूटी, तब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया, तो अब रोक हट चुकी है। तो कॉमर्स विभाग का जो सबसे एक्टिव विभाग है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग, यही पूरा विभाग है लगता है जो काम कर रहा है। हर 2 दिन बाद देखिए एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर जांच खत्म होने के बाद ऑर्डर आ जाता है। ये बताइए, ये स्टॉक कैसा लगता है जिंदल स्टेनलेस आपको? हेमंत, एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने 64-65 लेवल्स पे देखा है, वहां से ऑलरेडी एक 10 रुपए की मूव आई है। मुझे लगता है अभी भी इसमें और थोड़ी अपसाइड बाकी है। इवन 87-88 तक, मतलब यहां से 15 रुपए, जो कि एक 20% की मूव हमको देखने को मिल सकती है अगले कुछ हफ्तों में। ओके, तो ये हैं स्टॉक्स जहां पर रखिएगा आप नजर। इस बीच शुरुआत करते हैं आज की पारी की, और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। इस वक्त 11 अंक नीचे सेंसेक्स, 83 अंक नीचे निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। और उसकी वजह बता दूं मैं आपको, कौन सा स्टॉक नीचे। रिलायंस 10% नीचे, औरोबिंदो फार्मा 10% नीचे, इंडसइंड बैंक 8% नीचे, और इन सबके चलते निफ्टी में थोड़ा आपको दबाव दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 7% ऊपर, एसबीआई 4% ऊपर, तो थोड़े सही रेट्स आने देते हैं, किस तरह का माहौल बनता है। 65.40 ये था करेंसी मार्केट का हाल। 11 पैसे की मजबूती के साथ हमने शुक्रवार को करेंसी मार्केट की क्लोजिंग देखी थी। आज फिर से मजबूती बनती हुई दिख रही है, 12-13 पैसे की मजबूती, 65-28 के लेवल के आसपास ये आता हुआ दिख रहा। तो करेंसी मार्केट की मजबूती है बरकरार, ये एक अच्छा संकेत आपके लिए इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर मार्केट स्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए तो इस बाजार पर रखिएगा नजर। कोल इंडिया ने एक और ऐसा स्टॉक है जहां एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ बड़ा डिविडेंड आएगा, जो पोजीशंस बनी हुई है, ये बताइए। अब डिविडेंड तो आया ₹1.15 के आसपास का, इसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? करंट मार्केट प्राइस जो शुक्रवार को था वो 297 था। पैसे ही नहीं है कोल इंडिया के पास, सही बात तो ये है एक्चुअली, क्योंकि 27.5 रुपए के आसपास का इनका जो डिविडेंड था पिछले साल का, पूरे साल का, उस लिहाज से अगर ये डिविडेंड देते तो 8.5-9 रुपए डिविडेंड बनता है। उसके सामने ₹1.15, इसका मतलब क्लियर कट है कि सरकार प्रेशर डाल रही, डिविडेंड दो तो देना पड़ रहा है, कंपनी की मर्जी है नहीं। सही बात है, और ये अच्छा संकेत नहीं। तो मुझे लगता है फ्यूचर्स में शायद ना गिरे, लेकिन कैश मार्केट में गिरेगा स्टॉक, और कमजोरी होनी चाहिए। भले वो राहत है इनके लिए कि भाई सीसीआई की पेनल्टी कम हुई है, पता नहीं, मतलब ये पेनल्टियां चलती रहती है, ठीक बात है, लेकिन सही बात है। चलिए तो आज इस स्टॉक पर रखिएगा नजर, क्योंकि आप देखिए एफएनओ में 291.35 का भाव था, और 6-6.5 रुपए का डिफरेंस था, तो बाजार मानकर चल रहा था इतना डिविडेंड तो आएगा। आरईसी एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छी तेजी आज भी देखने को मिल सकती है, और याद होगा आपको शुक्रवार को भी हमने कहा था इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इसने समाप्ति दी थी, और बिहार की राज्य में 55% जो टैरिफ इंक्रीज हुई, यानी लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। और देखिए पिछले कई सालों से वहां पर बिजली की
बिल में बढ़ोतरी नहीं हुई थी और अब वहां पर बढ़ा दिया गया है। ये बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? अच्छा, महाराष्ट्र में भी करीब 12-15% बिजली की रेट बढ़ने की बात हो रही है। सरकारी कंपनियों में आरईसी, पीएससी, पीटीसी, इंडिया फाइनेंशियल्स, क्या पसंद है आपको? नहीं, मेरे ख्याल से आरईसी ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। आई थिंक ये जो न्यूज फ्लो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि इतना सिग्निफिकेंट प्राइस राइज अगर आया है और वो फ्रक्टिफाई होता है तो डेफिनेटली इसके अर्निंग के ऊपर पॉजिटिवली प्ले आउट होना चाहिए। तो आरईसी वुड बी डेफिनेटली नॉट ओनली इन फोकस इन द शॉर्ट टर्म, बट मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म सिनारियो भी अच्छा ही रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 4,700 करोड़ रुपए का फायदा होगा। बिहार में जो बिजली के दाम बढ़े हैं इस खबर के चलते 3 सालों से कोई रिवीजन नहीं हुआ। तो अब दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, उसका फायदा मिलना चाहिए और फायदा उठाने के लिए आपको देखना चाहिए 7:30 से 8 बजे वाला शो जो होता है स्टॉक 2020 का, खेला जाता है हमारे 2 कैप्टन के बीच में। बताए जाते हैं आपको वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो दिन के दौरान करेंगे कमाल। तो चलिए, अगर आपने मिस कर दिया है आज का मैच तो कोई बात नहीं, देख लीजिए फटाफट एक क्विक रिकैप। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। कल बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है कॉमर्स मिनिस्ट्री की टायर कंपनियों के साथ। तो जेके टायर पर नजर रखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी पर सरकार फैसला ले सकती है। बीपीएल, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स को इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि महाराष्ट्र का जो बड़ा त्योहार है वो कल है, जहां गुड़ी पड़वा, तो उसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री बढ़ती है। इस तरह का बाजार मानकर चलता है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वेंकीज के ऊपर आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउसेस को बैन किया गया है, रोक लगाई गई है, बंद किया गया है, तो उसका फायदा चिकन प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग हमारा पिछले हफ्ते का डिपेंडेबल स्टॉक इस बार भी हमारी साथ टीम में है। उमंग डेयरीज और मॉडर्न डेयरीज जैसे स्टॉक पे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं दूध की कीमतें वापस बढ़ने की खबरों पर। और पटेल इंटीग्रेटेड और गति में तेजी इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि आज जीएसटी बिल लोकसभा में पेश होना है। वीजा स्टील भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, जिस तरह से कुछ और नए स्टेनलेस प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात सरकार की तरफ से निकल कर आई है। टीम में खरीदारी पे ज्यादा फोकस है, खबरों पे फोकस है। भारत फोर्ज स्टेक सेल किया है, वेस्ट लाइफ में सेल से कवरेज है। यूको बैंक में सरकार 1150 करोड़ डाल रही है। आईएफएस इंजीनियरिंग में प्रमोटर को शेयर अलॉट किए गए हैं। डेन नेटवर्क अपना ब्रॉडबैंड बिजनेस हाई ऑफ कर रहा है, वो एक पॉजिटिव है। पंजाब एंड सिंध बैंक की पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्जर की बातें चल रही हैं। अरविंदो फार्मा के खिलाफ यूके का जो रेगुलेटर उसने कई सारी दवाओं को बैन करने की रिकमेंडेशन दी है। जेएसएल को फायदा हुआ क्योंकि सेल रेल सप्लाई नहीं कर पा रहा रेलवेज को, तो करीब $70 करोड़ के जो ऑर्डर फ्लोट होने वाले हैं उसका फायदा जेएसएल को मिलेगा। और दो जो स्टॉक है उत्तम गलवा और जेएसएल, उसमें फायदा इसलिए होगा क्योंकि फिर से तमाम सारे जो फ्लैट प्रोडक्ट हैं स्टील के उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है, तो इसलिए इस पर भी खरीदारी पे फोकस करना चाहिए। तो ये वो स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं, लेकिन एक और ऐसा स्टॉक जो आपको मालामाल कर सकता है लॉन्ग टर्म में। चलिए सीधे चलते हैं आशीष के पास और जानते हैं आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है रडार पर, इनफैक्ट कहना चाहिए एक पायनियर है ऑटोमोटिव लाइटिंग इंडस्ट्री की। यह कंपनी है फीएम इंडस्ट्रीज। ये कंपनी लाइटिंग सिस्टम्स, रेयर व्यू मिरर्स, शीट मेटल कंपोनेंट्स और तमाम प्लास्टिक कंपोनेंट्स 2 और 4 व्हीलर्स के लिए मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। बेहद डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। रेयर व्यू मिरर्स, हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, सिग्नलिंग लैम्प्स यानी कि जिसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं, रूफ लैम्प्स जो गाड़ियों पे लगते हैं, नंबर प्लेट लैम्प्स जो होते हैं, व्हील कवर्स, इसके अलावा वार्निंग ट्रायंगल जो आजकल गाड़ियों में आते हैं, ये तमाम कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इनफैक्ट ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तमाम सेगमेंट्स को कैटर करने का दमखम रखती है। तो 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, एलसीवीज, एचटीवीज, ट्रैक्टर्स, इन सब के लिए कामकाज है इस कंपनी का। यही नहीं, ये कंपनी अब इनफैक्ट एलईडी लाइटिंग में भी है, जिसमें इंडोर आउटडोर लाइटिंग हुई, स्ट्रीट लाइटिंग हुई, कमर्शियल लाइटिंग हुई, इसका काम है। और साथ साथ ये कंपनी इंटेलिजेंट पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कि जो स्टेशंस में आप एलईडी डिस्प्लेज देखते हैं, मेट्रो ट्रेन्स के अंदर, मेट्रो ट्रेन्स के बाहर, बसेज में आजकल जो एलईडी डिस्प्लेज होते हैं, वो सब लगाने का भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का एक काम करती है। हाल में इस कंपनी ने अहमदाबाद में एक प्लांट कमीशन करा है और अब इस कंपनी के पास 9 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 4 दक्षिण भारत में, 4 नॉर्थ इंडिया में और अब एक गुजरात में यूनिट खड़ा कर लिया इस कंपनी ने। इसके अलावा इस कंपनी के पास 3 R&D सेंटर्स हैं, इटली, जापान और साथ साथ इंडिया में।
ये कंपनी टियर 1 सप्लायर है, ना सिर्फ भारत में कंपनीज के लिए बल्कि यूरोप में और यूएसए में भी। बेहद प्रेस्टिजियस क्लाइंट लिस्ट है। जितने नाम आपको याद होंगे डोमेस्टिक ओईएम मैन्युफैक्चरर्स के, सब, और कुछ चुनिंदा विदेशी ओईएम्स भी इस कंपनी की लिस्ट में शुमार है। 4 व्हीलर्स में मारुति, फोक्सवैगन, स्कोडा, भारत बेंज, दाइवू, ह्युंडई, रेनो, टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स। 4 व्हीलर्स में के अलावा 2 व्हीलर्स में टीवीएस, होंडा, सुजुकी, हीरो, बजाज, रॉयल एनफील्ड, हार्ले डेविडसन, ये सब इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शुमार है। पिछले मेजॉरिटी लेकिन ये कंपनी जो आय कमाती है 2 व्हीलर्स से, और 2 व्हीलर्स में खासतौर पे एचएमएसआई और टीवीएस मोटर्स से। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर, पिछले 5 सालों में सीएजीआर आय में 18%, इबीटा में 27%, मुनाफे में 39% का उछाल दिया है इस कंपनी ने। पिछले साल 990 करोड़ रुपए की आय थी, 13% के मार्जिन इस कंपनी ने कमाए थे। पर इस कंपनी के साल के हाईस 1510 रुपए के थे, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 45% नीचे कामकाज कर रहा है। इस कंपनी ने पिछले साल FY16 में ऑलमोस्ट 47-48 रुपीस के आसपास का ईपीएस क्लॉक करा था। उस लिहाज से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 31-32 पीक पे इसका पीई था, जो अब घटकर 17-18 टाइम्स के आसपास आ चुका है। ये करेक्शन क्यों आया था? इस कंपनी ने बेहद कमजोर Q3 का परफॉर्मेंस डिलीवर करा था, क्योंकि आपको याद होगा नोटबंदी का इंपैक्ट था। नोटबंदी का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा 2 व्हीलर इंडस्ट्री पर, और उसका इंपैक्ट इसके फाइनेंशियल्स पे पड़ा था। और क्योंकि वैल्यूएशंस वैसे ही रिच थे, प्रॉफिट बुक करने का लोगों को मौका मिल गया। लेकिन अब फिगर्स क्या बनते हैं, यही सबसे बड़ा। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं इस कंपनी के। इन लेवल्स के आसपास स्टॉक में आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, और रीमोनेटाइजेशन जो हो रहा है उससे मैनेजमेंट खुद ही कह रहा है Q on Q Q4 में एक इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा। ये कंपनी जो 2 व्हीलर से रेवेन्यूज कमाती है उसका 44% के आसपास एचएमएसआई से आता है, होंडा मोटर्स एंड स्कूटर्स इंडिया। और वहां पे अहमदाबाद में जिसने नया प्लांट लगाया है एचएमएसआई की, जो एक्टिवा की फैक्ट्री है उसके बगल में ये प्लांट आ रहा है। एक्टिवा ने अपना नया मॉडल एक्टिवा 125cc पिछले महीने ही लॉन्च करा है, तो इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट उस नए प्लांट का, एक्टिवा के लॉन्च का, इस कंपनी को मिलने वाला है। साथ साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में कामकाज कर रही है, और हाल में इसने एक टेक्नोलॉजी लाइसेंस और असिस्टेंट एग्रीमेंट करा है 2 जापानीज कंपनीज के साथ, आइसान इंडस्ट्रीज और टोयोटा तुशुहा से। ये करार जो हुआ है कनिस्टर टेक्नोलॉजीज के लिए हुआ है, जो फीएम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। कनिस्टर टेक्नोलॉजी क्या है? पॉल्यूशन एमिशन कंट्रोल नॉर्म्स के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। इंडिया में स्टेज 4 नॉर्म, जो भारत स्टेज 4 है, अगले महीने 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, और मैंडेटरी होगा तमाम 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए कनिस्टर का इस्तेमाल करना। तो ये अगर प्रपोज्ड एग्रीमेंट फ्रुक्टिफाई होता है तो सब्सटैंशियल बेनिफिट्स इस कंपनी को मिलने वाले हैं। एलईडी से ऑलरेडी इस कंपनी की कुल आय का 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। राजस्थान में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें एलईडी का एक्सपेंशन चल रहा है इस कंपनी का, और इस कंपनी ने सुकैम सिस्टम्स के साथ करार करा है डोमेस्टिक रिटेल मार्केट में पकड़ मजबूत करने के लिए, तो वहां पे फायदा मिलना है। मार्केट कैप 1100 करोड़ रुपए का, प्रमोटर्स का हेल्दी 63-64% का स्टेक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 15% हिस्सा, और तमाम नामचीन इन्वेस्टर्स हैं। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल, सैफ पार्टनर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड्स के पास 6% के आसपास का हिस्सा, और उसमें सबसे जाना माना म्यूचुअल फंड जो माइक्रो कैप्स के लिए जाना जाता है डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप का ऑलमोस्ट 4% हिस्सा है इस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलायंस भी ऑलमोस्ट 3% के आसपास ओन करती है। तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स में तमाम शेयर होल्डिंग है इस कंपनी की। रडार पर रखें इस कंपनी फीएम इंडस्ट्रीज को। ऑलराइट, चलिए, तो ये है वो स्टॉक जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। प्री ओपनिंग सेशन में 7.5% की मजबूती दिखा रहा है। मुझे याद है एक स्टॉक जो आशीष ने कुछ दिनों पहले बताया था, वो था वेंकीज, और वेंकीज के लिए भी आज कुछ खराब खबरों में अच्छी खबर है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो नए सीएम बने हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने स्लॉटर हाउसेस के ऊपर बैन लगाया है, और उसके बाद अब चिकन की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये बताइए वेंकीज चार्ट पर आपको कैसा लगता है, क्या ये और दौड़ लगा सकता है? आशीष ने जब से बताया तब से 100% की रिटर्न तो ये दे चुका है। हेमंत, प्रॉब्लम ये ऑलरेडी मूव हो चुका है, और फेब में इसने एक ब्रेकआउट दिया जो कि 660 का लेवल था। तो मैं, अगर आप कुछ दिनों की बात करें, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन आप अगर 3 से 6 महीने की बात करते हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक 1100 के आसपास जा सकता है। तो 4 डिजिट में जा सकता है। बिल्कुल। गौरव, सिंटेक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि खबरें आ रही कि इनकी जो डीमर्जर के बाद एक कंपनी होगी सिंटेक्स प्लास्टिक टेक लिमिटेड, उसमें कुछ पी फंड हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। ये खबरें आ रही 1300 करोड़ रुपए के आसपास की एक माइनॉरिटी सेल की बात हो रही है, लेकिन हालांकि मेरे ख्याल से स्टॉक हाँ बैन में है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, स्टॉक बैन में है, तो फिलहाल तो इसमें कुछ फ्रेश एडिशन आप कर नहीं सकते हैं। किसी के पास अगर है तो उसको आप बनाए रख सकते हैं, और इसमें जो मोमेंटम आएगा वो 102 के ऊपर है। अगर आप देखेंगे बार बार 100 से 102 के बीच में आकर अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है, तो मुझे लगता है 102 के ऊपर अगर आता है तो आप 100 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। वरना कोई 108, 110 के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो आप उसको कैश में जरूर ले सकते हैं।
राइट, चलिए तो कैश में खरीदारी करने के मौके दिख रहे हैं सिंटेक्स में। सिमको, आपको याद होगा हमने आपसे शुक्रवार को भी कहा था स्टॉक पर नजर रखिएगा, जब 6-7% ऊपर था तब हमने पूछा था अगले साथ से, तो कह रहे थे 20% जा सकता है। देखिए सर्किट लगा था शुक्रवार के सेशन में, और अब 20% के सर्किट लगने के बाद सर्किट फिल्टर में बदलाव हो चुका है। अब हो गया है सर्किट फिल्टर 10% का। जिन्होंने खरीदा था आज मुनाफा वसूल लें, 40% की तेजी 2 ट्रेडिंग सेशन में, या आपको लगता है होल्ड करें? वागले साहब होल्ड करें। अच्छा, ऐसा ऐसा पैटर्न बहुत बार मिलता नहीं है, और सी द वॉल्यूम्स जो जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है ये 120 के पहले तो रुकने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आप एक स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहे। आई थिंक हमने 3 दिन पहले बात की थी इसमें, शुक्रवार को ही बात की थी, सुबह बाजार खुलने से पहले। हाँ, तो मुझे लगता है एक 80 का स्टॉप लॉस डाल के आप 8 रुपए के रिस्क लेके 20-30 रुपए अपसाइड यहाँ से भी मुझे दिखते हैं। ओके, मानस, जीवी के पावर, इस स्टॉक पर राय दीजिए। इन्होंने बेंगलोर एयरपोर्ट में 33% हिस्सेदारी बेची है 2200 करोड़ में फेयरफैक्स को। क्या स्टॉक पे कोई एक्शन तेजी का बनता है? नहीं, मैं नहीं समझता यहाँ पर कोई तेजी करनी चाहिए। देखिए जिस तरह के चार्ट्स हैं, मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले टाइम में भी और गिरावट देखने को मिलेगी। बेहतर ये रहेगा कि इससे दूर रहें, और मैं समझता हूँ जब तक स्टॉक 8 रुपए के ऊपर ना ट्रेड हो, यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। यहाँ पर कोई रिवर्सल के साइन 8 रुपए से पहले नहीं दिखेंगे, तो बिल्कुल अवॉइड करें। अगर क्लोजिंग 8 रुपए के ऊपर आए तभी यहाँ पर ट्रेड करें, या तो लॉन्ग साइड पे जाए, अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए स्टॉक। मानस, एसआरए इंफ्रा भी देखकर बताइए ये कैसा लगता है? यहाँ पर सिटी ग्रुप ग्लोबल मॉरिशस ने करीब 84 रुपीज 50 पैसे में 27.5 लाख शेयर खरीदे हैं। बहुत अच्छा सेशन शुक्रवार का रहा था इस शेयर के लिए। क्या मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, या जितनी तेजी होनी थी हो चुकी? देखिए मैं तो समझता हूँ कि करीब 10 मंथ से अगर आप देखिए तो क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे। 30 या 32 रुपए के आसपास स्टॉक चलना शुरू किया था, 100 रुपए तक के हाईज बने हैं। बट उसके बाद अगर आप पिछले 2-3 हफ्ते का ट्रेंड देखिए तो पहला तो 100 रुपए के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करने लगा था। 2 दिन पहले स्टॉक ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया। लास्ट सेशन में स्टॉक ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो 88 का था वो ब्रेक किया, और अब ऐसा लगता है कि स्टॉक करेक्ट होने के लिए तैयार है, और वो करेक्शन कम से कम 78 रुपीज तक का होगा, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो मेरी राय में उछाल मिले 90 रुपए के आसपास तो स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ जाए तो बेहतर रहेगा। अब लॉन्ग यहाँ पर तब तक नहीं बनाने हैं, या तो हमें कोई ब्रेकआउट 95 और 97 के रेंज के ऊपर देखने को मिले, और या तो स्टॉक करेक्ट होता है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है। करंट लेवल्स पे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल पे बिकवाली करें। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के ट्रेडिंग सेशन की, और संकेत बुरे नहीं है। शुरुआत में पहली टिक आपकी स्क्रीन पर निफ्टी पर 18 अंकों का नुकसान, सेंसेक्स 15 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। बैंक निफ्टी 10 पॉइंट नीचे है, और मिड कैप इंडेक्स मामूली से हरे निशान में। कमजोरी कहाँ है? औरोबिंदो फार्मा 2.5% कमजोर, कोल इंडिया 2% कमजोर, और रिलायंस 1.5% कमजोर। तो ये 3 स्टॉक हैं जो दबाव बना रहे हैं निफ्टी पर। और इसके अलावा मजबूत शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक 0.5% मजबूत है। 30 अंक नीचे अब निफ्टी होता हुआ दिख रहा है, 50 अंक नीचे अब सेंसेक्स आपको नजर आएगा। टॉप लूजर औरोबिंदो फार्मा 3% के नुकसान के साथ। कोल इंडिया में जितना कम डिविडेंड आया उतना ही स्टॉक करेक्ट हो चुका है 6 रुपए, और रिलायंस 2% नीचे खुलकर अब 1% की कमजोरी दिखाता हुआ। आइए वायदा कारोबार में स्टॉक्स देख लीजिए कौन से एक्शन में। औरोबिंदो फार्मा, ओरेकल फाइनेंस 3% नीचे दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% नीचे है। केडिला में 1.5% का नुकसान। स्ट्राइड, केडिला और ये मिड कैप फार्मा शेयर कमजोर है आज के सेशन में। मजबूती में आप देखें तो कमिंस, सेंचुरी, जेट एयरवेज, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, डीवीज में आज चूंकि 11 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली, इससे पहले मजबूती है। तो ओवरऑल कह सकते हैं शांत कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट है। बैंक निफ्टी में कोई खास कमजोरी नहीं, मुश्किल से 30-35 अंक नीचे है। और निफ्टी 9080 के आसपास कोई बहुत बड़ा कमजोर नहीं, मामूली कमजोरी के साथ 25 अंकों के नुकसान के साथ। वो भी 2-3 दिग्गज कमजोर है, रिलायंस, कोल इंडिया, तो उनके चलते हुए थोड़ी सी कमजोरी हुई। लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। डे हाई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अब लौटता हुआ दिखा, तो जहां खुला है वहीं से लोगों ने खरीदारी शुरू की। बिल्कुल कोई बड़ी गिरावट नहीं रिलायंस में भी, और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा में भी। जिस हिसाब से लोग डर रहे थे, पैनिक कर रहे थे, ऐसी कोई घबराहट की बात नजर नहीं आ रही है। नजर रखना चाहिए आपको डेयरी कंपनियों पर। मॉडर्न डेयरीज 7% ऊपर, उमंग
4% ऊपर। दूध की कीमतें जिस तरह से बढ़ने की बात सामने आ रही है, उसके चलते देखिए डेयरी स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वीजा स्टील 6% ऊपर और बाकी की मेटल कंपनियां भी देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रही है। मॉर्निंग इस्पात में भी तेजी देखने को मिल रही है, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात हो रही है। जिंदल स्टेनलेस एक और ऐसा स्टॉक था जिन्होंने दरअसल ये अर्जी दी थी, यहां पर भी नजर रखिएगा। इन स्टॉक्स पर आज एक्शन है। साथ ही जीवीके पावर, जो अनिल कह रहे थे, 5% मजबूती के साथ खुला है। सिमको जहां 20% की तेजी के बाद अब 10% का सर्किट फिल्टर हो गया है, वहां पर देखिए 4% की तेजी आज देखने को मिल रही है। नजर रखिएगा आज के दिन तमाम लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर भी, पटेल इंटीग्रेटेड, गति, ये सब मजबूती के साथ खुले हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स भी रडार पर होना चाहिए। आज लोकसभा में जीएसटी बिल पेश होने वाला है। वीआरएल भी देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो लॉजिस्टिक्स और डेयरी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यहां पर सीएलएसए ने 300 रुपए के टारगेट के साथ कवरेज करने की शुरुआत करी है। मैकडॉनल्ड्स की चेन ओन करती है और आज देखिए बड़ा उछाल 6% का यहां पर देखने को मिल रहा है। आज का जैकपॉट है। पीएम इंडस्ट्रीज 6.5% तक की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम शेयर काफी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दिग्गजों में दबाव है, लेकिन मिड कैप शेयर अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। इन मिड कैप शेयरों में एक जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला स्टॉक नजर आ रहा है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, और सेंचुरी टेक्सटाइल पर ही राय ली जाए। गौरव, चूंकि बैंड से आज बैंड से बाहर आया है और ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा इजाफा यहीं देखने को मिल रहा है। 1% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और स्टॉक में 1.5-2% का इजाफा होता दिख रहा है। तो जो पुरानी खबरें काफी समय से चल रही थी कि अपने कारोबार को ये डीमर्ज कर सकते हैं और उसके चलते हुए कर्ज घटाएंगे, तो बैंड में बार बार चले जाता है स्टॉक। जैसे ही थोड़ा बाहर आता है पोजीशन बनती है। आज फिर से अच्छी पोजीशन बनती हुई दिख रही है, तेजी भी हो रही है। खरीदेंगे आप इसे? जी बिल्कुल, हमने क्लाइंट्स को जस्ट अभी सलाह दी कि आप बाय कर सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है कि ऊपर में आपको ये 1050, 1055 के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। आज भी शायद पॉसिबल है कि 1050 इंटरडे टेस्ट कर लीजिए। नजर रखिएगा इस शेयर पर। बैन से जनरली जब शेयर बाहर आते हैं तो उसको पकड़ते हैं। अच्छा, हम सुबह सुबह पूछ भी रहे थे गौरव से कि जेट और सेंचुरी टेक्सटाइल ये दोनों बाहर आए हैं तो क्या पसंद है। तब आप जेट कह रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि ये भी पसंद है। जेट पर भी राय दे दीजिए, क्या ये भी दौड़ लगा सकता है? जेट अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे मैंने आपसे कहा, 490 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 525, 530 के जो मूवमेंट है वो एक बार आपको देखने जरूर मिल सकता है। अगर सस्टेन होगा तो और ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ से 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन ऊपर में आपको 25-30 रुपए देखने मिल सकते हैं। ओके, जेट के फंडामेंटल पर एक राय आपसे भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि बैंड से बाहर निकलना तो ठीक है, आता जाता है वो ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन क्या वाकई में इस सेक्टर के फंडामेंटल्स बहुत बेहतर हो रहे हैं अविनाश? क्योंकि एक तरफ क्रूड नीचे है, दूसरी तरफ रुपया मजबूत है, और सबसे बड़ी एक और पॉजिटिव ग्लोबली जो हो रहा है, वॉरेन बफेट साहब ने एविएशन स्टॉक खरीदना शुरू किया। हिंदुस्तान में मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सबसे तेज पैसेंजर ग्रोथ अगर कहीं है पूरे वर्ल्ड में तो हिंदुस्तान में है। तो फिर ये स्टॉक तो नहीं लगता बहुत अंडर वैल्यूड है? नहीं, अंडर वैल्यूड से ज्यादा मुझे लग रहा है कि जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है, स्पेशली अर्निंग्स को पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आने वाले जो क्वार्टर आएंगे वो डेफिनेटली अच्छा रहेंगे, क्योंकि जो मेन कॉस्ट रहता है वो क्रूड का कॉस्ट रहता है। करीबन 60-65% ऑपरेटिंग कॉस्ट क्रूड का होता है। और अगर एयर ट्रैफिक ग्रोथ तेजी से बढ़ती है तो डेफिनेटली जेट जैसे कंपनी को, जिसका ज्योग्राफिकल रीच और फ्लीट काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, उनको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। और ऑब्वियसली एविएशन बिजनेस हम ये समझते हैं कि जो पुराने प्लेयर्स है और जिनके पास अच्छी तरह से नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेफिनेटली इस माहौल का डेफिनेटली फायदा लेंगे। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स जो बैन से बाहर आए, और अब बैन से बाहर आने वाले शेयरों पर आपकी खासी नजर होनी चाहिए। बैन से निकलने के बाद स्टॉक्स अच्छा कमाल प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सिमको अब देखिए 10% का अपर सर्किट लगाने की तैयारी करता हुआ, आपने आपसे कहा था और वागले साहब कहते हैं बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो सटीक रहा है। तो नजर रखिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। अगर आपने शुक्रवार के सेशन में हमारे कहने से ये स्टॉक खरीदा था तो डेयरी स्टॉक्स में बड़ा दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मॉडर्न, उमंग, सारे भाग रहे हैं। कोई स्टॉक जो आपको पसंद आता हो या अवॉइड करेंगे आप स्पेस को? चार्ट में दमदार प्रदर्शन नहीं दिखता। तो आप बताइए सर, कैसे लगता है ये स्पेस आपको? रह के जब प्राइस हाइक आती है तब ये अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, बाकी समय ठंडे पड़े रहते हैं। क्या तेजी करनी चाहिए या अवॉइड करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवी मेरे ख्याल से आइडियल रहेगा। इसमें क्वालिटी और प्रभात डेयरी, हमको लग रहा है ये दोनों ही स्टॉक्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हेमंत काफी अच्छा है। इनफैक्ट अभी तो इसमें काफी ब्रांडिंग भी हो चुका है। मेरे ख्याल से जो कंज्यूमर फोकस है वो ब्रांडिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, और ये कंपनी कुमार जो ऐड करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर अच्छा है, और मेरे ख्याल से प्राइस इंक्रीज अगर आता है तो डेफिनेटली इन कंपनीज को अर्निंग्स में डेफिनेटली फायदे वाली बात रहेगी।
ओके, ये फायदे की बात इन तमाम शेयरों के लिए हो सकती है। इस बीच कैश मार्केट का एक स्टॉक MEP इंफ्रा, यहाँ पर देखिए दो बड़े ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। ये पता नहीं MEP इंफ्रा ये इंटर प्रोमोटर है या फिर अंदाजा थोड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि 2% एक हिस्सेदारी बदली है और .5% एक हिस्सेदारी बदली है, और ये हुआ है ट्रेड 51 रुपए और 51 रुपए 50 पैसे पर यहाँ पर ट्रेड हुआ है। एक ट्रेड हुआ है लगभग 35 लाख शेयरों का, एक ट्रेड हुआ है 8.5 लाख शेयरों का। तो बड़े ट्रेड्स होने का सिलसिला यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। एक और ट्रेड हुआ है देखिए ब्लॉक डील में वीजा स्टील पे, ये पता नहीं इसमें क्या हिस्सेदारी बदली है नहीं, लेकिन 2.5% के आसपास का ब्लॉक ये हुआ है और ये शेयर भी बड़ी उछाल दिखा रहा है। मानस, हालांकि देखिए कंपनी के फंडामेंटल सामने पहले ही रख दूं, कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन वीजा स्टील चार्ट्स पर कैसा लगता है आपको? वैसे सारी मेटल कंपनियों की हालत काफी कमजोर है, लेकिन वीजा स्टील ये ब्लॉक के बाद के दौड़ लगा सकता है, अब 8% की मजबूती दिखा रहा है। देखिए मेरे ख्याल से पूरा 2 साल हो गया स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, एक बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है 12 रुपए और 13 रुपए के आसपास, बट फिर भी अभी तक कोई ऐसा बड़े रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। मैं समझता हूं कि जब तक स्टॉक 25 रुपए के ऊपर क्लोज ना हो, यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। सर स्पाइसजेट पर भी एक राय दे दीजिए, ये स्टॉक भी नॉन स्टॉप रुक रहा है, चल रहा है, अब ये 100 रुपए का भाव छूने ही वाला है, क्या ये दौड़ लगाने के लिए तैयार है और ऊपर जा सकता है, और लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं, बताइए मानस। मैं स्पाइस जेट ज्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं जेट एयरवेज में पोजीशन बनाना, और जिस तरह के पैटर्न भी जेट एयरवेज बने हैं, जिस तरह हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, कम से कम अगर आप एक टारगेट सेट करें आने वाले 3 से 6 महीने का, तो वो रहेगा करीब 600 रुपए के आसपास। हर गिरावट पे खरीदारी करें, 450 रुपए 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप कर सकें। 2 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया, और जो आप सारे फैक्टर्स बता रहे हैं ना एविएशन सेक्टर के लिए पॉजिटिव वाले, भागेंगे सब जेट के लिए भी लागू हैं और स्पाइस जेट के लिए भी लागू। बिल्कुल, स्पाइस तो क्या इसलिए कि इतने दिन इसका ये तो BSE पे तो पहले से चल रहा है, लेकिन और दूसरा एक मार्केट कैप और उस लिक्विडिटी के लिहाज से शायद फंड्स को जेट ज्यादा पसंद आए, ये हो सकता है एक संभावना, लेकिन ये स्टॉक का इसमें कोई डाउट नहीं पोर्टफोलियो में रखने लायक, और हम लगातार ये कहने कि इस सेक्टर के फंडामेंटल्स बदल रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक्स हैं आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर बाजार कमजोर रहना है और कमजोर होना है, तो फिर एक स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, केन इंडिया। राय लेते हैं गौरव से। गौरव, क्या लग रहा है आपको, क्या ये स्टॉक शॉर्ट करने के लिए परफेक्ट है? क्योंकि देखिए आज कोई खबर नहीं, लेकिन 4.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, 12 लाख शेयर नए जुड़े हैं, और सुबह सुबह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है, और स्टॉक 1% कमजोर है। या तो केन इंडिया के लिए जो कुछ अच्छी खबरें आनी थी आ चुकी, खत्म हो गई, और अब क्रूड के दाम जिस तरह से नीचे है, तो सीधा सीधा कनेक्शन है। तो क्या केन इंडिया वो स्टॉक है जो शॉर्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है इस लेवल पर? ट्रेडिंग शॉर्ट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ पे 296, 297 की स्टॉप लॉस उसको बेच सकते हैं, नीचे में आपको 287, 288 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए 7-8% या उससे ज्यादा करेक्शन का, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ट्रेडिंग शॉर्ट्स के लिए काफी लुक्रेटिव है। चलिए तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। साथ ही आज देखिए ऑरोबिंदो फार्मा 100 ड्रग्स जो यूरोप में बैन हुई है उसका असर देखने को मिल रहा है। स्ट्राइड साशुन जिसकी 5 ड्रग्स बैन हुई हैं, 4 ड्रग्स कैडला की बैन हुई है, तो ये फार्मा स्टॉक्स कमजोरी की तरफ प्रदर्शन दिखाते हुए, और कावेरी सीट्स पर रखिए नजर। बोर्ड बैठक का बायबैक पर है, लेकिन कल कुछ अन्य फंड्स ने यहाँ पर बिकवाली करी थी, आज ये स्टॉक देखिए कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन पेपर शेयर क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हमारी टिकर टीम आपको लगातार वो पेपर स्टॉक्स दिखा रही है। जनरली हम देखते हैं अविनाश, नतीजों से पहले पेपर शेयरों में तेजी देखने को मिलती है। बिल्ट के नतीजे तो हर बार कमजोर आते हैं, लेकिन बाकी देखिए जेके और तमाम पेपर कंपनियां। ये बताइए इस सेक्टर में आपका फेवरेट क्या है? क्योंकि आज डेयरी, पेपर, एविएशन, छोटे छोटे सेक्टर्स बड़ा उछाल दिखा रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि पेपर सेक्टर में जेके पेपर का जो परफॉर्मेंस है हेमंत, वो काफी दमदार है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी करीबन 40 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया था, और हमको लग रहा है कि इंडस्ट्री में सप्लाई क्रंच होने के कारण और प्राइस इंप्रूवमेंट होने के कारण यहाँ पे एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। हालांकि स्टार पेपर के नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जेके पेपर में रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा रहेगा इन द नियर टर्म। 100 का लेवल दिखा सकता है जल्दी क्या जेके पेपर? पिछले कुछ दिनों के चार्ट देखिए क्या उम्दा रहे हैं, और नंबर्स हर बार बढ़िया आते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 98 तो हो गया है, तो 100 तो मुझे नहीं लगता है वहां पे रुकेगा। अगला लेवल क्या है आपका? हाँ, मेरा 102, 103 का टारगेट होगा, और वो निकलता है तो 110 तक जा सकता है। 102, 103 के पार सारे स्टॉक सेंचुरी मार रहे हैं देखिए चाहे वो स्पाइस जेट हो या फिर
ओके, इस बीच कुछ सरकारी बैंक अच्छा प्रदर्शन करने में है। पीएनबी यहाँ पर थोड़ी तेजी हो रही, कैनरा बैंक थोड़ा खरीदारी दिखा रहा है, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कोई एक पसंद करना हो तो मानस बताएं, आप कौन सा पसंद करेंगे आप? शायद वागले साहब के साथ जाएंगे, कैनरा बैंक। देखिए, मैंने पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की थी, वो एक पिक था, और अभी भी काफी स्टॉक्स इसमें सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक चार्ट पे अच्छे लगते हैं। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ आंध्रा बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको कम से कम 4 से 5 रुपए का मूव आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो यहां पर भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉसेस 56 के नीचे रहेंगे। तो पीएसयू बैंक्स पर रखी नजर। ऐसा नहीं कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को तेजी हो गई और अब रुक गई, आज भी देखिए दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। ये पूरा सूचकांक अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। अच्छा, आपने बात तो करीब 2 स्टॉक्स की, स्पाइस जेट और जेट, लेकिन इंटरग्लोब में भी अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा पैक देखिए दमदार प्रदर्शन दिखाता हुआ आज नजर आ रहा है। इसके अलावा वेस्ट लाइफ आज बड़े अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। वेस्ट लाइफ, इसके चार्ट्स पर भी एक बार राय दीजिए वागले साहब। थोड़े इलिक्विड शेयर जरूर है, लेकिन सीएलएसए ने अब खरीदारी करने की राय दी है, इतना बढ़िया एग्रेसिव टारगेट दिया है। क्या खरीदना चाहेंगे या पास करेंगे इसे? ये इलिक्विड है ये बात, और एक तो ये सिर्फ बीएसई पे ट्रेडेड है जी, तो उस लिहाज से मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, पास करूंगा। प्रोडक्ट तो यूज करते खाते? हाँ, मैं पसंद है। हाँ, महाराजा बर्गर पसंद है? बर्गर पसंद है, बिल्कुल। आपकी साइज से भी लग रहा है आपको तो पक्का पसंद होगा इसमें। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि मेरे को ऐड में लिया जाए। वागले साहब जैसे दिग्गज खाते हैं, ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और स्टॉक है जहां पर बड़ी तेजी बन रही है 5% की, सिटी नेटवर्क। यहाँ पर भी एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है सिटी नेटवर्क में। 38 रुपए 10 पैसे पर। अब ये पता नहीं ब्लैक डील आजकल हो रही है मार्च के महीने में। सिटी नेटवर्क आपके सामने लेकर आएंगे। 1 करोड़ 90 लाख शेयरों का कारोबार सिटी नेटवर्क में होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक है जहां पर वॉल्यूम और प्राइस के लिहाज से एक्शन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 3.5-4% की तो शायद हो सकता है। तो वागले साहब का थम्स अप भी आ रहा है। थम्स अप आ रहा है वागले साहब? क्या ब्रेकआउट ये लेवल पे ही आ रहा है, इसके लिए मैंने रोका 39 के लेवल पे, और अभी सिर्फ 4% ऊपर है। तो आई थिंक ये 10, 12, 15% ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है, और मेरा इसका टारगेट होगा 43, पोजिशनल व्यू है। चलिए, तो ये स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। डीवीज लैब, ये है आज का स्टॉक टू वॉच लिस्ट में। वॉच इसमें इसलिए क्योंकि 11 बजे देखिए एनालिस्ट के साथ एक बैठक होने वाली है। अच्छा, कुछ देर पहले अविनाश जी कह ही रहे थे कि नजर होगी कि कमेंट्री कैसी होती है, लेकिन एफएनओ में जिस तरह से पोजीशंस बन रही हैं, गौरव ये बताइए क्या ये और दौड़ लगा सकता है? बड़ा करेक्शन दिखा चुका है ये स्टॉक 2 बार। जब पहली बार खबर आई कि दिक्कत की बात हो सकती है और उसके बाद इंपोर्ट अलर्ट आ गया, लेकिन कंपनी तो बार बार यही कह रही है कि बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, कुछ ही दवाएं हैं जिसके ऊपर रोक लगी है। ये शेयर क्या दौड़ लगा सकता है आज? बाकी सारे फार्मा शेयर कमजोर हैं, लेकिन ये देखिए मजबूत है। टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में आता हुआ। जी, यहाँ से और आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है, लेकिन मैं कहूंगा इसमें रिस्क ये हो जाती है कि कब कौन सा इसमें इंपोर्ट अलर्ट आ जाए, बोलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वो लिहाज से कैरियर पोजीशन थोड़ी रिस्की हो जाती है। शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, लेकिन जितना मोमेंटम आया है प्राइस में उतनी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग नहीं है, लेकिन हाँ आपको यहाँ से 15-20 रुपया इंट्राडे में आपको देखने मिल सकता है। ओके, ये स्टॉक मेरे को लगता है कि इसलिए भी आज प्राइस एक्शन के लिहाज से जो ऊपर आ रहा है। हेमंत, एक चीज क्लियर है, एक तो क्या है कि पिछले हफ्ते जो मैनेजमेंट का बयान आया था उनका ये कहना था कि 4-5% का ही रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आना है। दूसरा ये कि अगर इन्हें कुछ अच्छा नहीं बोलना होता तो कॉन्फ्रेंस कॉल कर क्यों रहे? मैं भाई कह रहा हूँ आज थोड़ा यूएसएफडीए को अपना बयान देना है, आज तो कंपनी को देना है, और कंपनी तो कह रही है अच्छा है। इसीलिए मेरा सवाल यही था, मेरे ख्याल से आज तो तेजी होनी है इसमें, तो इसमें नो ब्रेनर है। 11 बजे है। हाँ, तो इसलिए ये 11 बजे तक तो कमजोर नहीं होगा। होना भी होगा तो बाद में लोग क्या सवाल पूछते हैं, बाद में रिपोर्ट्स क्या आती हैं वो तो कल की बात है। कल सुबह एनालिस्ट लिखेंगे जी इस कमेंट्री को, वो किस तरह। अच्छा, एनालिस्ट तो कह ही रहे थे कि जी कॉन्फ्रेंस कॉल करिए। बड़ी बात मिली। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। बहुत लोगों के पास ये शेयर नहीं था, कई लोग खरीदना चाहते थे, वन वे तेजी देखने को। अविनाश क्या कहेंगे आप, तेजी होगी इसमें आज? नहीं, इनफैक्ट ये बहुत काफी लॉजिकल है। आपने कहा कि कॉन्फ्रेंस कॉल कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि वो शायद ये बात रीइंफोर्स करना चाहते हैं कि इतना डैमेज नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो अगर ये न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, अगर कंपनी रिकन्फर्म करती है कि नॉट मोर देन 5-6% ही टॉप लाइन इफेक्ट होगा, तो फिर कोई बड़ी चीज नहीं है। जिस प्रकार का फॉल हो गया है, मेरे को लगता है अनिल जी काफी सिग्निफिकेंट गिरा है, तो डेफिनेटली इसमें एक शॉर्ट टर्म व्यू एंड मीडियम टर्म व्यू फिर पॉजिटिव रहेगा।
और मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियरली ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स की कमेंट्री पॉजिटिव रहेगी। आई थिंक मैनेजमेंट विल टॉक पॉजिटिवली, तो ऑब्वियसली शेयर की प्राइस में बाद में अपने को हमको एक डायरेक्शनल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक बात है। चलिए, तो स्टॉक पर रखिएगा नजर। 11 बजे हमारे साथ जुड़िएगा भी, हम आपको सीधे ले चलेंगे और बताएंगे कि उस मैनेजमेंट कॉल में क्या निकल कर आ रहा है। लेकिन नजर रखिएगा रिलायंस में एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स पर, आर कॉम, आर इंफ्रा, आर कैप, यहां भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो एडीएजी स्टॉक्स थोड़े से आज कमजोर होते हुए लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट से हम फिर से जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स उनको अच्छे लग रहे हैं। संदीप वागले साहब, अविनाश कुरक्षकर जी, गौरव बिस्ता साहब, मानस जायसवाल लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। मिड कैप इंडेक्स देखिए हरे निशान में, बैंक निफ्टी देखिए लाल निशान से हरे निशान में आता हुआ। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक ऐसा हैवी वेट है जो आज थोड़ा दबाव में कारोबार कर रहा है। अगर इसको आप हटा दें तो आप देखेंगे बाजार में दरअसल तेजी देखने को ही मिलेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 8 पॉइंट नीचे की तरफ खींच रहा है। इन्फोसिस, आईटीसी, एचडीएफसी ये कुछ और हैवी वेट हैं जो कुल मिलाकर 35-37 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे हैं। लेकिन तेजी की तरफ दौड़ लगा रहा है जेट्स, स्पाइसजेट, इंटरग्लोब एविएशन, और आप देखिए जीवी के पावर जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। डेयरी शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स आज जीएसटी की अहम बैठक से पहले मजबूत हैं। जीएसटी आज लोकसभा में बिल पेश होगा, सरकार पेश करने जा रही है। ये बताइए, इसके चलते लॉजिस्टिक्स तो सीधे सीधे समझ में आता है, लेकिन और कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आज रडार पर होने चाहिए ट्रेडर्स के? नहीं, मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जो एफएमसीजी प्लेस है जहां पे लॉजिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आई थिंक एफएमसीजी में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली फायदा रहेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टिपिकली आईटीसी, टिपिकली हमको लग रहा है कि जहां पे भी कंट्री वाइड लॉजिस्टिक्स की रोल आती है, ऑफकोर्स लॉजिस्टिक कंपनी जैसे गटी है, ऑल कार्गो है, यहाँ पे डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनको डेफिनेटली इस लेजिस्लेशन से इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो जरूर फायदा होना चाहिए। पीएनबी के चार्ट देखिए जरा वागले साहब, क्या यहाँ पर तेजी करनी चाहिए? क्योंकि स्टॉक्स में एक्शन अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 1.5% स्टॉक मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में 17 लाख शेयरों से बढ़ा, तो अभी भी अच्छी पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है पीएनबी की चार्ट्स पर। बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। मैंने इनफैक्ट हेमंत को आपको बोलने के लिए तो अगर दोनों के थॉट मैच टेलीविथी है। अच्छा, मैं स्टॉप लॉस पहले दे दूं। लॉट साइज 7000 का है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 143.10-20 का स्टॉप लॉस रखे और लगभग 148 to 149 7,000 का है लॉट साइज। अच्छा, ओके, लॉट साइज एफएनओ ट्रेडर्स के लिए मैं ये दे रहा हूं। लॉट साइज हमें पता नहीं होता है। और 148-149 अगर 4-5 रुपए मिलते तो ट्रेडर की लाइफ बन गई, वैसा वाला सिचुएशन। एक्चुअली ये इनका जो है स्टील और ये सेक्टर में 9,000 करोड़ के आसपास का वो एनपीए का बुक है। तो अभी यही हो रहा है, जिन बैंक्स की एनपीए की बुक बड़ी है वहां उल्टा तेजी हो रही है कि रिकवरी के चांसेस ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये सारे शेयर इस चक्कर में चल रहे हैं। तो इसलिए आज भी देखिए एफएनओ में टॉप 10 गेनर्स में कौन सा सेक्टर है? आप देखिए बैंक से 10 में से 5 तो बैंक ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आंध्रा बैंक, ओबीसी, बैंक ऑफ इंडिया। तो 10 एफएनओ गेनर्स में 5 हैं बैंक, और वो भी पीएसयू बैंक का। तो पीएसयू बैंकों पर सब लोग पसंद है आपको पीएनबी? नहीं, मेरे ख्याल से रिकवरी की अगर जो न्यूज फ्लो आपने बोली है तो डेफिनेटली पीएनबी है, मेरे ख्याल से आंध्रा बैंक है। यहाँ पे स्टील और सीमेंट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सपोजर है, तो यहाँ पे कोई भी रिकवरी की संकेत अगर आते हैं तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। पीएसयू बैंकों में जिस तरह से देखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने पिछले हफ्ते बयान दिया, उससे जो होप्स जगी हैं, बैड बैंक बनाने की होप जगी है। बैंकों के कंसोलिडेशन की होप तो पहले ही थी। सरकार पूंजी तो डाल ही रही है इन बैंक्स में, तो हर तरफ से अच्छी खबर आती है। अच्छा, इनको कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। इन बैंकों के पास इनसे देखिए कोई डिविडेंड वसूला नहीं जाएगा जबरन, सरकारी जरूर है, लेकिन वो दिक्कत यही बचे हुए हैं। और इस बीच देखिए बीओबी और एसबीआई निफ्टी में 2 टॉप गेनर हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% ऊपर हो गया, एसबीआई 1.25% ऊपर हो गया। एसबीआई में एक खबर जो मिस कर चुके हैं, हालांकि हमने सुबह बताई थी, एसबीआई लाइफ का आईपीओ भी लाने की तैयारी है, तो वहां एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ये भी एक बड़ी चीज है। 8% हिस्सेदारी एसबीआई बेचेगा, 2% बीएनपी पारिबा बेचेगा, तो बड़े बड़े एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। येस बैंक देखिए
53% मजबूत है, 1540। अगर येस बैंक के QIP को 3 गुना रेस्पॉन्स मिलता है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बैंक निफ्टी देखिए हरे निशान में लौट चुका है, मिड कैप इंडेक्स मजबूती बढ़ा रहा है, तो ओवरऑल उस लिहाज से काफी बेहतरीन रुझान दिख रहा है। बिल्कुल जबरदस्त रुझान। हमारी टिकर टीम में बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रही है। देखिए LED स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ये प्रकाश दीवान जी का इस साल का फेवरेट शेयर है, साथ ही सूर्य रोशनी, BPL। अच्छा, इन स्टॉक्स में मानस आपको क्या पसंद है? BPL, क्रॉम्पटन में कोई शेयर आपको अच्छा लगता है क्या? हालांकि क्रॉम्पटन की बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, अलग होके फिर लिस्ट हुआ है, लेकिन आप बताइए इनमें आपको कोई शेयर अच्छा लगता है? देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से क्रॉम्पटन अच्छा लगता है। जरूर स्टॉक पे हाई लेवल पे 203 और 204 की रेंज में रेजिस्टेंस है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये रेजिस्टेंस इस बार ब्रेक होंगे, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो 212 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 196 के नीचे रहेंगे। चलिए, तो LED के शेयरों में है चमक, खरीदारी होती हुई दिख रही है। वक्त है आप सभी से विदा लेने का। मानस, गौरव, वागले साहब और अविनाशी, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। 80 अंक नीचे सेंसेक्स, 27 अंक नीचे निफ्टी कमजोर है, लेकिन मिड कैप और बैंक निफ्टी में खरीदारी का रुझान बरकरार है। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर है, 900 शेयर मजबूत और 600 शेयरों में नुकसान के साथ होता कारोबार। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी साहब। उनसे जानेंगे बाजार और इससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद। 60 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 23 अंकों का आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। देखिए, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, OBC, SBI, फेडरल, कैनरा, यूनियन, इलाहाबाद, सिंडिकेट, लंबी लिस्ट है इन तमाम बैंक्स की जो मजबूत होते दिख रहे हैं। धीमे धीमे निचले हिस्सों से वहां पर खरीदारी आती हुई दिख रही है और ये एक अच्छा संकेत है बाजार के लिए। बैंक निफ्टी की मजबूती बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार के डायरेक्शन पर बात करते हैं। एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो न सिर्फ हिंदुस्तान के बाजारों पर बल्कि दुनिया भर के बाजारों पर गहरी पकड़ रखते हैं। इंस्टीट्यूशनल बिजनेस करते हैं, तमाम FIs और घरेलू फंड उनके क्लाइंट हैं। सौरभ सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो ये बताइए सर, ये शुक्रवार को देर रात ट्रंप साहब ने अपना बिल वापस ले लिया, वोटिंग नहीं करवाई, क्या ये बड़ा नेगेटिव है? क्या इसके चलते क्या ग्लोबल मार्केट्स 4-5% टूट जाएंगे? ऐसा डरना ठीक है या कोई डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, US मार्केट में नए US प्रेसिडेंट का कितना बड़ा असर होगा वो तभी पता चलेगा जब इनकी पहली बजट आएगी। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान और उसके बाद भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि बड़े बड़े टैक्स कट लाएंगे, खूब खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे। सो US बजट का काफी अहम रोल रहेगा US मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। फ्राइडे का बिल उतना महत्वपूर्ण मेरे को लगता नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं कि US मार्केट में कमजोरी आई उसके बाद, बट जब तक पहली US बजट अपनी पहली US बजट नहीं पेश करते नए प्रेसिडेंट, तब तक बोलना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि वहाँ का ग्लोबल मार्केट्स की रवैया क्या होगा। बिकॉज US का काफी बड़ा असर रहता है कमोडिटी मार्केट्स का। कमोडिटी मार्केट्स अराउंड थर्ड ऑफ द इंडियन मार्केट, 1/3 हमारे देश का मार्केट भी कमोडिटी प्राइसेस के साथ साथ ऊपर नीचे जाता है। सो नजर रखते हैं US बजट पर। आई थिंक उसके लिए भी थोड़े 2-3 हफ्ते बाकी हैं, उसके बाद पता चलेगा कि US मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा। अच्छा सर, तो फिर इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। अगला फाइनेंशियल ईयर कैसा रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए, उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारा मार्च 18 का टारगेट है सेंसेक्स 31,000। उसका मतलब कुछ खास अपसाइड हमको अगले 12 महीने में नजर नहीं आ रहा। मार्केट्स की वैल्यूएशन मेरे को लगती है काफी पंची है, काफी ऊंची है मार्केट्स की वैल्यूएशन। 10-15% अपसाइड के लिए अगले 12 महीने के लिए सेंसेक्स में पैसा लगा सकते हैं। अगर मार्केट से अच्छी तरह प्रॉफिट निकालना है तो स्टॉक पिकिंग करना पड़ेगा। स्टॉक पिकिंग कहाँ पे करे वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी ऊंचे हैं। लेकिन 2-3 थीम नजर आ रहे हैं। एक तो है जैसे जैसे ब्लैक मनी पे क्रैकडाउन चल रहा है, पूरा इनफॉर्मल सेक्टर, SME सेक्टर इंडिया में दब रहा है और उससे लिस्टेड कंपनीज को काफी फायदा रहेगा। लिस्टेड कंपनीज इलेक्ट्रिकल्स में, ऑटो एंसिलरीज में, फुटवेयर में, रिटेलिंग में, इनको काफी फायदा रहेगा जैसे जैसे इंडिया में
SME सेक्टर दब जाता है ब्लैक मनी अटैक के बाद। बस ऐसे थीम स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा अगले साल, थीम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगले साल, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा तेजी अगले 12 महीने में रहेगी। 10 से 15% अपसाइड, ज्यादा से ज्यादा अगले 15 महीने में। ये 10 से 15% तक की मैक्सिमम अपसाइड हो सकती है। लेकिन सर, बैंकिंग सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? क्या ये कहना ठीक है कि एसेट क्वालिटी को लेकर जो चिंताएं थी वो सबसे ज्यादा खत्म हो चुकी है, अब से यहाँ से इन नतीजों के साथ साथ सुधार देखने को मिलेंगे? क्या आप पॉजिटिव हैं सरकारी बैंक्स पर या अभी भी दूर रहेंगे? देखिए, अगर ये कमोडिटी प्राइस रैली जो हिंदुस्तान के बाहर ग्लोबली नजर आ रही है, अगर ये कमोडिटी प्राइस रैली चलती रही, बरकरार रही, देन फायदा होगा, PSU बैंक्स को फायदा होगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिन्होंने मेटल्स एंड माइनिंग कंपनीज को लोन दिया उनको भी फायदा रहेगा। बट कमोडिटी प्राइस रैली चलेगी या नहीं, उस पर मेरे को कुछ खास विजिबिलिटी है नहीं, मैं कमोडिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। रही बात सरकार जो खुद बोल रही है, पिछले 3 साल से हम मोटा मोटी सेम लाइन ऑफ थिंकिंग सरकार से सुने आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम करेंगे, सोच रहे हैं, अभी भी वही सोच चली आ रही है। इतना साफ है कि सरकार के पास 6 महीने रह गए हैं कुछ करने के लिए PSU बैंक्स का, बिकॉज एक बार हम दिवाली पे पहुंच जाएंगे, फिर सरकार की सोच 2018 के इलेक्शंस की तरफ चली जाएगी। 4 बड़े असेंबली इलेक्शंस है अगले साल। सो अभी से लेकर दिवाली तक अगर कुछ करना है सरकार को, अभी से लेकर दिवाली तक ही करना पड़ेगा। अब कुछ कर पाएंगे या नहीं बोलना आसान नहीं है। काफी बड़ा मुनाफा भरना पड़ेगा, काफी बड़ा कॉस्ट लेना पड़ेगा, सरकार को खुद उठाना पड़ेगा या RBI को उठाना पड़ेगा। 20 से 30 बिलियन डॉलर खर्चा है PSU बैंक्स की बैलेंस शीट को रिपेयर करने में, और ऑलरेडी ये PSU बैंक्स का वैल्यूएशन, अगर आप सबसे जो 2 बड़े PSU बैंक्स देखे, उनका वैल्यूएशन ऑलरेडी भाग गया है। सो इस ट्रेड में कितना दम और दिमाग लगाना चाहिए, उस पर मेरे को ज्यादा कुछ कन्विक्शन नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ऑप्टिकली कुछ ना कुछ सरकार करेगी, बातें करेगी, कुछ पेश भी, कोई प्रेजेंटेशन भी आई एम श्योर किया जाएगा अगले 2-3 महीने में। बट जितना बड़ा बिल है PSU बैंक्स के रिपेयर के लिए, 20-30 बिलियन डॉलर का बिल है, ये बिल नाइदर RBI नॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई डोंट थिंक भरने के लिए तैयार होगी। क्योंकि सर आपने इलेक्शंस की बात करी और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी जो चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, उस कैंडिडेचर के ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि आप क्लोजली पॉलिटिक्स भी ट्रैक करते हैं। ये बताइए, ये नाम आपको कैसा लगा, और जो अब उन्होंने मैनिफेस्टो में चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, वो आपको कैसी नजर आ रही है? देखिए, उनके पॉलिसीज पे कमेंट करना भी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। अभी ऑफिस में आए हैं, अभी अपने कारोबार संभाला है, तो थोड़ा टाइम देते हैं उनको उनके पॉलिसीज पे गौर करने से पहले। लेकिन जो साफ है, जो बहुत साफ नजर आता है यूपी इलेक्शन के कैंपेन से, जिस तरह कैबिनेट बनाई गई यूपी में, उसके बेसिस पे भी दैट बीजेपी पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेशन में बहुत ही फोकस्ड है। जो भी काम करना पड़ेगा, जो भी पॉलिसीज अनाउंस करनी पड़ेंगी, जैसे भी कैंडिडेट अनाउंस करने पड़ेंगे, वो करेंगे। उनका पूरा फोकस है कि पॉलिटिकल पावर बरकरार रहे, कंसोलिडेटेड रहे। इसलिए मेरी ये सोच है कि अगले 5-6 महीने के बाद ये सरकार की पूरी फोकस चली जाएगी अगले साल के असेंबली इलेक्शंस पे, और फिर उसके बाद 2019 का जो जनरल इलेक्शन आएगा। सो बहुत डिटरमिन्ड कैंपेनिंग थी, बहुत फोकस्ड कैंपेनिंग थी। डीमोनेटाइजेशन का जो अनाउंसमेंट था नवंबर में, उसके बाद जिस तरह से सरकार ने माहौल को संभाला, जिस तरह से मैसेजिंग की गई, उससे साफ जाहिर होता है कि ये बहुत डिटरमिन्ड गवर्नमेंट है और ये पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेशन में पूरी तरह फोकस्ड रहेगी। तो फिलहाल थोड़ा सा वक्त देकर देखना ठीक रहेगा। लेकिन GST, इसके लिए आज बड़ा दिन होगा। संसद में GST से रिलेटेड बिल पेश किया जाएगा, और अब पूरी संभावना जो दिख रही है कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। आप कह भी रहे थे कि जो लिस्टेड प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स है, उन्हें फायदा होगा। GST के दम पर अगर अब भी कहीं कोई निवेश के मौके बचे हैं, आपको लगता है, तो कहां करना चाहिए? तो अगर आप देखें GST से जो सबसे बड़ा फायदा होगा किसी भी सेक्टर में, वो फुटवेयर हो, FMCG हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, किसी भी सेक्टर में
पैन इंडिया मार्केट लीडर्स को बहुत फायदा रहेगा। छोटे छोटे जो रीजनल प्लेयर हैं वो धीरे धीरे वो दब जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट जो लिस्टेड कंपनीज है उनको ज़्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेंगी, उनकी ऑपरेशंस और बड़ी होंगी, उनको एफिशिएंसीज मिलेंगे उसके बेसिस पे। मेरी सोच यही रहेगी कि जो टॉप एफएमसीजी प्लेयर्स है, बिल्कुल जो दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज हैं, उन पे फोकस बनाए रखें। उनको पूरी समझ है जीएसटी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो उस अपॉर्चुनिटी को फुली मैक्सिमाइज करेंगे। बिकॉज एफएमसीजी इंडस्ट्री छोटी मार्जिन की इंडस्ट्री है, टाइट मार्जिन की कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। जीएसटी से जो एफिशिएंसी गेन्स होंगे उससे इस इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ एफएमसीजी डिफेंसिव सेक्टर भी है। मेरी सोच है कि इकोनॉमी की हालत कमजोर होती जा रही है। उस नजरिए से भी टॉप एफएमसीजी प्लेयर्स सेंस मेक करते हैं जीएसटी के पहले अनाउंसमेंट, जीएसटी के रोल आउट के पहले। सर, जिस तरह से लिक्विडिटी और घरेलू संस्थागत निवेशकों में आ रही है, आईपीओ देखिए, शंकरा बिल्डकॉन का छोटा आईपीओ लेकिन 40 गुना भर रहा है, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट 40 गुना, डीमार्ट चलिए वो तो समझ में आता है 100 गुना भरा। लेकिन लिक्विडिटी के ऊपर अब आपका क्या आउटलुक रहेगा? नए फाइनेंशियल ईयर में भी क्या ये बहुत जबरदस्त रहने वाली है? और एफआईआईज की तरफ से लिक्विडिटी क्या और बेटर होने की आपको उम्मीद है भारत में? तो पहले डोमेस्टिक लिक्विडिटी पे गौर करते हैं। जो साफ है कि इंडिया में रियल एस्टेट और गोल्ड में जो ये पैसा लगाने का एक क्रेज होता था, वो क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत सारे वजह हैं इसके लिए, शायद प्रोग्राम पे टाइम इतना नहीं मिलेगा इस फिनोमेनॉन पे गौर करने के लिए, बट बहुत बड़ा फिनोमेनॉन था। हम हर साल 300-400 बिलियन डॉलर लगाते थे एज अ कंट्री रियल एस्टेट और गोल्ड में, और शुक्र है ये क्रेज धीरे धीरे टूट रहा है। वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रहा है, बैंक डिपॉजिट में जा रहा है, बॉन्ड फंड में जा रहा है, लिक्विड फंड में जा रहा है और स्टॉक मार्केट पे आ रहा है। इसकी कोई दो राय नहीं है कि ये फिनोमेना देश के लिए अच्छा है, ये पूरा ट्रांजिशन इंडिया के लिए अच्छा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी, पैसा सस्ता हो जाएगा, देश की उन्नति होगी इससे। लेकिन जो इसका एक शॉर्ट टर्म असर मेरे को जो जिसकी वजह से मैं चिंतित हूं, ये पैसा जो लिक्विड फंड और बॉन्ड फंड में जा रहा है, वही पैसा फिर वो एनबीएफसीज को दे रहे हैं, एनसीडीज ले रहे हैं एनबीएफसीज की बॉन्ड ले रहे हैं। और एनबीएफसीज की क्रेडिट क्वालिटी पे आई थिंक काफी प्रेशर है। अगर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रिपोर्ट पढ़े लास्ट 2-3 महीने की, साफ जाहिर है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफआईज, ट्रक फाइनेंसियर्स, इनके एनपीएस बढ़ रहे हैं, इनके डेलिंक्वेंसीज बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी कमजोर होती जा रही है, एनबीएफसीज कमजोर हो रहा है। ये मेरे को बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि जैसे जैसे एनबीएफसीज कमजोर होती जा रही हैं, उनको उतना पैसा ज्यादा मिलता जा रहा है लिक्विड फंड से, बॉन्ड फंड से। ये एक चैलेंज हो सकती है अगले 3-4 महीने में म्यूचुअल फंड्स के लिए, कि वो रिटेल निवेशक का पैसा लेके जिन एनबीएफसीज को पैसा दे रहे हैं, उनकी क्रेडिट क्वालिटी कितनी स्ट्रांग है, उस पर मेरे को थोड़ी चिंता है। ओके, तो ये तमाम शेयर है जो आज आपके लिए एक्शन में, सेक्टर्स एक्शन में। बाजार इस बीच थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। वक्त आपसे विदा लेने का। सौरभ से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम सेक्टर्स और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। 100 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी पर 35 अंकों के आसपास का नुकसान, तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर दबाव आता हुआ दिख रहा है। दिन के लो पॉइंट के आसपास फिर से जाने की कोशिश बाजार करते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में फिसला है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नुकसान में इस वक्त आपको नजर आएगा। तो कमजोर शुरुआत की है भारतीय बाजार में। ये एक्सपायरी का हफ्ता है तो उतार चढ़ाव तो हो गई। देखते हैं आगे किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है। फिलहाल पहला सवाल में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार और लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। जहां सौदा आपका पेश करेंगे ब्रेक के उस पार। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।